नमस्कार विद्यार्थियों, आज की अपनी जानकारी चल रही है मराठा साम्राज्य में पेशवाओं के बारे में हम जान रहे हैं। पिछली कक्षाओं में ही हमने जान लिया था कि मराठा साम्राज्य में छत्रपति शिवाजी के बाद में ही पेशवा पद बहुत महत्वपूर्ण हो गया था और मराठा साम्राज्य का छत्रपति से भी ज्यादा प्रभाव और महत्व पेशवा पद का होने लगा था। मराठा साम्राज्य में प्रधानमंत्री का जो पद होता है उसे पेशवा कहा जाता है। तो हम अभी मराठा साम्राज्य में पेशवाओं के बारे में पढ़ रहे थे। तो मराठा साम्राज्य में वैसे तो बहुत सारे पेशवा हुए अंत समय तक, लेकिन शुरुआत में जो दो महत्वपूर्ण पेशवा हुए उन पेशवाओं से संबंधित जानकारी हम इस पाठ में जान रहे हैं। तो मराठा साम्राज्य में जो सबसे पहला पेशवा हुआ, वैसे तो इससे पहले भी पेशवा हुए लेकिन वो ज्यादा शक्तिशाली या उनका प्रभाव ज्यादा नहीं था। यानी जब से पेशवाओं का प्रभाव हुआ तब से जो शुरुआती पेशवा हुआ बालाजी विश्वनाथ, उनके बारे में हम कंप्लीट जान चुके हैं। आज हम बालाजी विश्वनाथ के बाद में जो दूसरे पेशवा हुए बाजीराव प्रथम, उनके बारे में जानेंगे। तो देखो, बाजीराव नाम से दो पेशवा हुए हैं मराठा साम्राज्य में, एक तो बाजीराव प्रथम और एक बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय बाद में हुए थे। यहाँ हम जिस पेशवा बाजीराव के बारे में जान रहे हैं वो प्रथम है। तो या तो आप प्रथम लगा दो या नहीं लगा दो, केवल बाजीराव बोलोगे तब भी वो प्रथम में ही गिना जाएगा। द्वितीय को पढ़ते हैं तो उसके लिए बाजीराव द्वितीय इस प्रकार से बोला जाता है। तो यहाँ हम बाजीराव प्रथम के बारे में जानेंगे। तो अभी अपनी जानकारी चल रही है मराठा साम्राज्य में पेशवाओं के बारे में हम जान रहे हैं। पेशवाओं में बालाजी विश्वनाथ को हमने कंप्लीट जान लिया, उनके समय हुई प्रमुख प्रमुख घटनाओं को हमने कंप्लीट समझ लिया है। अभी हम दूसरे पेशवा बाजीराव प्रथम के बारे में जानेंगे। तो आज की अपनी जो क्लास है उसमें हम मराठा साम्राज्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली पेशवा बाजीराव प्रथम के बारे में जानेंगे। तो बाजीराव प्रथम से संबंधित जानकारी परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो बाजीराव प्रथम के समय हुई प्रमुख प्रमुख घटनाओं का आप ध्यान रखना और उनको समझने का प्रयास करना। तो देखो, बाजीराव प्रथम के बारे में हम जानते हैं। तो देखो, 1720 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई। 1720 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई। अब बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु होते ही मराठा साम्राज्य में जो पेशवा पद था वो रिक्त हो गया, पेशवा का पद खाली हो गया। तो उस समय भी मराठा साम्राज्य के छत्रपति वही शाहू महाराज ही थे। यानी बालाजी विश्वनाथ के समय भी छत्रपति शाहू महाराज ही थे और बाद में बाजीराव हुए, उनके समय में भी शाहू महाराज ही थे। तो शाहू महाराज ने भरे दरबार में कहा कि पेशवा के पद पर किसे बिठाया जाए। तो मराठा दरबार में अलग अलग मराठा सरदारों ने अलग अलग नाम सुझाए। तभी एक मराठा सरदार ने बाजीराव प्रथम का नाम भी सुझाया कि बाजीराव प्रथम हर दृष्टि से पेशवा पद के लिए योग्य है, तो बाजीराव को पेशवा बनाया जाए। तो बहुत सारे मराठा सरदारों ने इस बात का मजाक भी बनाया और ये कहा कि बाजीराव अभी उम्र में बहुत छोटा है, वो पेशवा के पद के लायक नहीं है। तब स्वयं बालाजी विश्वनाथ के पुत्र, बालाजी विश्वनाथ के पुत्र बाजीराव, यानी ये जो बाजीराव हम पढ़ेंगे ये बालाजी विश्वनाथ का ही पुत्र था। बालाजी विश्वनाथ का ही पुत्र था। तो पेशवा के पद में ऐसा नहीं होता है कि पिता के बाद उसका पुत्र ही पेशवा बनेगा। पेशवा में ऐसा नहीं होता है। पेशवा वही बनता था जिसमें योग्यता होती थी। पुत्र
या इससे कोई संबंध नहीं था। ये नहीं है कि बालाजी विश्वनाथ पेशवा था तो उसका पुत्र ही पेशवा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिसमें योग्यता होती थी वो ही पेशवा बनता था। लेकिन बाजीराव में योग्यता थी, इसलिए इसको मराठा साम्राज्य का अगला पेशवा बनाया गया और बाजीराव पुत्र था बालाजी विश्वनाथ का ही। तो दरबार में स्वयं बाजीराव गए और उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को पूर्ण रूप से योग्य समझता हूं, मेरे अंदर क्षमता है पेशवा पद धारण करने की। तब बाजीराव ने बड़े दरबार में एक कथन कहा। उस कथन को सुनकर साहू महाराज बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और साहू महाराज ने बाजीराव को ही अगला पेशवा बना दिया। वो कथन क्या था वो मैं आपको बताता हूं। तो बड़े दरबार में बाजीराव ने एक कथन कहा। वो कथन था कि यही समय है जब मराठा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके भारत के ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों पर अधिकार कर सकते हैं। यदि सूखे वृक्ष की जड़ पर वार किया जाए तो शाखाएं अपने आप गिर जाती हैं। तो इस समय मुगल साम्राज्य का जो राजा है वो उसकी स्थिति काफी कमजोर है। तो हम डायरेक्ट ही छोटे मोटे राजाओं को हराने की बजाय डायरेक्ट ही मुगल साम्राज्य के राजा पर ही वार करें, उसको समाप्त कर दें। उसके समाप्त होते ही जो अन्य मुस्लिम राजा हैं वो अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। तो यानी जड़ पर वार किया जाए तो शाखाएं अपने आप ही समाप्त हो जाती है। इस प्रकार का कथन जब बाजीराव ने भरी दरबार में कहा तो साहू महाराज और बहुत सारे मराठा सरदार प्रभावित हुए और साहू महाराज ने उसी समय बाजीराव की कुशलता और उसकी चतुरता को देखकर बाजीराव को 1720 में मराठा साम्राज्य का पेशवा नियुक्त कर दिया। यानी 1720 में बाजीराव प्रथम जो बालाजी विश्वनाथ का पुत्र था वो अपनी क्षमता और योग्यता की वजह से मराठा साम्राज्य का अगला पेशवा बन गया। बाजीराव प्रथम 1720 में पेशवा बना और 1740 तक पेशवा रहा। यानी 20 वर्षों तक बाजीराव प्रथम मराठा साम्राज्य में पेशवा पद पर रहा था। अब पेशवा बनते ही बाजीराव ने अपनी क्षमता और योग्यता से बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए, जिससे मराठा साम्राज्य बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया, बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया, उसका प्रभाव संपूर्ण भारत में सबसे ज्यादा हो गया। तो बालाजी विश्वनाथ भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थे, उन्होंने भी बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए, लेकिन उनसे भी ज्यादा प्रभाव बाजीराव का रहा। बाजीराव बालाजी विश्वनाथ से भी अधिक शक्तिशाली पेशवा थे। यानी बालाजी विश्वनाथ ने जो कार्य किए उनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य उनके पुत्र या मराठा साम्राज्य के अगले पेशवा बाजीराव ने किए। बाजीराव के समय मराठा साम्राज्य अपने चरम सीमा पर, अपने चरम शिखर पर पहुंच गया। एक तो शिवाजी महाराज ने ही मराठा साम्राज्य को चरम पर पहुंचाया और शिवाजी महाराज के बाद में, छत्रपति शिवाजी के बाद में मराठा साम्राज्य को सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचाने का कार्य बाजीराव प्रथम ने ही किया। यानी बाजीराव प्रथम हम कह सकते हैं कि पेशवा बहुत सारे हुए, लेकिन उन सभी पेशवाओं में बाजीराव प्रथम सबसे शक्तिशाली पेशवा हुए थे। बाजीराव प्रथम मराठा साम्राज्य में जितने भी पेशवा हुए उनमें सबसे शक्तिशाली पेशवा हुए थे। इन्होंने मराठा साम्राज्य को उसके चरम शिखर पर पहुंचा दिया। तो बाजीराव प्रथम 1720 में पेशवा बने और 1740 तक वो पेशवा रहे। अब बाजीराव प्रथम के समय कैसी कैसी घटनाएं हुई वो हम जानते हैं, यानी पेशवा बाजीराव के बारे में। यहाँ आप ये प्रथम नहीं भी बोलते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यदि आप डायरेक्ट पेशवा बाजीराव बोलते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, पेशवा बाजीराव से संबंधित घटनाओं को हम जानते हैं। तो पेशवा बनते ही 1724 में, 1724 का साल था। 1724 में पेशवा बाजीराव ने मालवा पर आक्रमण कर दिया। मालवा क्षेत्र पर, मालवा पर आक्रमण
किया। पेशवा बनते ही पहला आक्रमण बाजीराव ने मालवा क्षेत्र पर किया 1724 में। 1724 में बाजीराव ने मालवा पर आक्रमण किया। अब मालवा का जो क्षेत्र था वो मुगलों के अधीन था और इस क्षेत्र के शासन की पूरी जिम्मेदारी आमेर के राजा सवाई जयसिंह के ऊपर थी। यानी मालवा पर मुगलों का अधिकार था, मुगलों का अधिकार था। मालवा पर उस समय मुगलों का अधिकार था, यानी मालवा क्षेत्र मुगलों के अधीन था और इसके शासन की जिम्मेदारी थी आमेर के राजा सवाई जयसिंह की। आमेर का राजा था सवाई जयसिंह, जो मुगलों की तरफ से मालवा क्षेत्र का शासन संभाल रहा था। यानी मालवा क्षेत्र पर सवाई जयसिंह मुगलों की तरफ से शासन संभाल रहा था। तो बाजीराव ने 1724 में मालवा पर आक्रमण कर दिया। अब सवाई जयसिंह मराठों की शक्ति से परिचित था, वो मराठों की शक्ति को जानता था। तो जब बाजीराव ने मालवा पर आक्रमण किया तो सवाई जयसिंह ने बाजीराव का विरोध नहीं किया। पेशवा बाजीराव की शक्ति से सवाई जयसिंह परिचित था। तो जब पेशवा बाजीराव ने मालवा पर आक्रमण किया 1724 में, तो सवाई जयसिंह ने पेशवा बाजीराव का विरोध नहीं किया, बल्कि पेशवा बाजीराव से मित्रता कर ली, क्योंकि सवाई जयसिंह को पता था यदि वो पेशवा बाजीराव को रोकने की कोशिश करेगा तब भी वो सफल नहीं हो पाएगा। तो उसने पहले ही, सवाई जयसिंह ने पहले ही पेशवा बाजीराव का विरोध नहीं किया और उससे समझौता कर लिया। तो पेशवा बाजीराव को मालवा क्षेत्र पर अधिकार करने में कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि मालवा का जो शासन संभाल रहा था सवाई जयसिंह, वो खुद ही उससे समझौता करने के लिए तैयार था, उससे मित्रता उसने कर ली। तो सवाई जयसिंह और बाजीराव के मध्य समझौता हो गया, मित्रता हो गई। तो बाजीराव को मालवा क्षेत्र पर अधिकार करने में कोई दिक्कत नहीं आई। तो सबसे पहले पेशवा बाजीराव ने मालवा क्षेत्र पर 1724 में अधिकार कर लिया, सवाई जयसिंह ने उससे मित्रता कर ली। उसके बाद 1728 में महत्वपूर्ण कार्य हुआ। 1728 बाजीराव, पेशवा बाजीराव के जीवन की जो सबसे बड़ी सफलता थी या जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो 1728 में थी। तो देखो 1728 का साल था और उस समय दक्कन यानी मराठों के पास में जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र पड़ता था वो क्षेत्र था दक्कन। दक्कन क्षेत्र कहाँ है ये मैंने आपको पहले भी बताया था, मध्य प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा और महाराष्ट्र का उत्तरी हिस्सा। महाराष्ट्र का उत्तरी हिस्सा और मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी हिस्सा है वो दक्कन क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पर दक्कन क्षेत्र था और दक्कन क्षेत्र शुरू से ही मुगलों के अधीन रहा था, यानी दक्कन पर मुगलों का अधिकार रहा था। मुगल राजा दिल्ली में रहता था और वो किसी न किसी सूबेदार को दक्कन पर नियुक्त कर देता था और वो सूबेदार मुगलों की तरफ से दक्कन पर अपना राज चलाता था। यानी हम कह सकते हैं कि दक्कन पर मुगलों का अधिकार था। तो उस समय दक्कन का सूबेदार कौन था? मुगलों की तरफ से उस समय दक्कन का सूबेदार किसको बनाया हुआ था? उस समय दक्कन का सूबेदार था निजाम उल मुल्क। उस समय दक्कन का सूबेदार था निजाम उल मुल्क, जो मुगलों की तरफ से दक्कन पर अधिकार कर रहा था, दक्कन का प्रशासन चला रहा था। तो 1728 में दक्कन के सूबेदार निजाम उल मुल्क और पेशवा बाजीराव के बीच में युद्ध हुआ। उस युद्ध के कारण क्या थे वो कारण देख लेते हैं हम एक बार। निजाम उल मुल्क जो दक्कन का सूबेदार था उसके बीच में
और बाजीराव के बीच में 1728 में युद्ध हुआ, यानी मराठों और दक्कन के सूबेदार के बीच में युद्ध हुआ। दक्कन का सूबेदार था निजाम उल मुल्क और उधर मराठों का प्रमुख था पेशवा बाजीराव। तो पेशवा बाजीराव और दक्कन के सूबेदार निजाम उल मुल्क के बीच में युद्ध हुआ 1728 में। इस युद्ध के कारण क्या थे, वो कारण देख लेते हैं हम एक बार। इस युद्ध के मुख्य रूप से दो कारण थे। पहला कारण था कि निजाम ने, यहां पूरा नाम नहीं ले रहा हूं मैं, निजाम उल मुल्क समझ जाना, निजाम ने मराठों के विद्रोही संभाजी को शासक घोषित कर दिया। देखो संभाजी, यहां पर एक नाम आया संभाजी। ये संभाजी मराठा सरदार था, पहले मराठों के पास ही कार्य करता था, यानी ये मराठा सरदार था। तो इस संभाजी ने क्या किया, शाहू महाराज के खिलाफ विद्रोह कर दिया और ये संभाजी शाहू महाराज को गद्दी से हटाकर मराठा साम्राज्य का छत्रपति बनना चाहता था, लेकिन मराठा सरदारों ने इसको अस्वीकार कर दिया। तो संभाजी मराठा साम्राज्य को छोड़कर इस निजाम के पास आ गया। इस निजाम ने संभाजी महाराज को शरण दी और संभाजी को कहा कि मैं तुझे मराठा साम्राज्य का शासक बनवा दूंगा। तो आगे 1728 में इस निजाम ने क्या किया, मराठों का जो ये विद्रोही था संभाजी, इसको शासक घोषित कर दिया, यानी पूरे भारत में ये घोषणा कर दी कि संभाजी ही मराठा साम्राज्य का शासक है। इस प्रकार की घोषणा निजाम ने कर दी। इस घोषणा से मराठों को बहुत ज्यादा क्रोध आया, क्योंकि मराठों का महाराज शाहू महाराज था। तो मराठों को इस बात से बहुत ज्यादा क्रोध हुआ कि निजाम ने उनके विद्रोही संभाजी को मराठा साम्राज्य का शासक घोषित कर दिया। तो इस क्रोध की वजह से युद्ध हुआ। पहला कारण तो ये था। दूसरा कारण, युद्ध का दूसरा कारण था 1719 की संधि। 1719 की संधि को निजाम ने अस्वीकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया। देखो दूसरा कारण था 1719 की संधि को निजाम ने अस्वीकार कर दिया। 1719 में दक्कन के सूबेदार और मराठाओं के बीच में संधि हुई थी। इस संधि को हम पिछली कक्षा में, पिछली क्लास में जान चुके हैं। तो 1719 की संधि जो थी, इस संधि को आगे जाकर इस निजाम उल मुल्क ने अस्वीकार कर दिया। दक्कन का सूबेदार बनते ही निजाम उल मुल्क ने ये कहा कि 1719 की संधि को मैं नहीं मानता हूं और मराठों को मैं अपने क्षेत्र में चौथ और सरदेशमुखी कर वसूल नहीं करने दूंगा। यानी निजाम ने 1719 की संधि को अस्वीकार कर दिया। तो जब ये दो कार्य हुए, एक तो निजाम ने मराठों के विद्रोही संभाजी को शासक घोषित कर दिया और एक 1719 की संधि को निजाम ने अस्वीकार कर दिया। इन दोनों ही बातों से मराठों को काफी क्रोध आया और मराठों के प्रमुख पेशवा बाजीराव ने निश्चय कर लिया कि वो दक्कन के सूबेदार को युद्ध में हराएंगे और उसके क्षेत्र पर अधिकार करेंगे। तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। इधर निजाम मुगलों की तरफ से दक्कन पर शासन चला रहा था। तो निजाम की भी ये सोच थी, निजाम भी ये योजना बना रहा था कि वो मुगलों के दबाव में नहीं रहे और बिल्कुल स्वतंत्र होकर दक्कन का राज करे। यानी ये निजाम उल मुल्क भी स्वतंत्र रूप से दक्कन का शासक बनना चाहता था।
अभी निजाम उल मुल्क मुगलों के अधीन था, मुगलों की तरफ से दक्कन पर राज चला रहा था। तो निजाम उल मुल्क भी ये सोचता था कि वो मुगलों के अधीन नहीं रहे, वो स्वतंत्र होकर ही दक्कन का राजा बन जाए। तो निजाम उल मुल्क स्वतंत्र दक्कन का राजा बनना चाहता था, इसीलिए उसने ये दो कार्य किए। इन दो कार्यों की वजह से मराठा निजाम उल मुल्क से नाराज हुए और फिर 1728 में मराठों की तरफ से तो बाजीराव आया और निजाम उल मुल्क के बीच में युद्ध हुआ। ये युद्ध कहाँ हुआ, दोनों कारण हम जान चुके हैं, इनको आप देख लेना। इन दोनों कारणों की वजह से निजाम उल मुल्क और बाजीराव के मध्य युद्ध हुआ 1728 में। 1728 में युद्ध हुआ, तो युद्ध कहाँ हुआ, औरंगाबाद औरंगाबाद के पास पालखेड़ स्थान पर युद्ध हुआ। तो देखो उन दो कारणों की वजह से दक्कन के सूबेदार निजाम उल मुल्क और बाजीराव के मध्य युद्ध हुआ। युद्ध कहाँ हुआ, औरंगाबाद के पास, महाराष्ट्र में औरंगाबाद क्षेत्र है, उस औरंगाबाद के पास में पालखेड़ नाम का स्थान है। उस पालखेड़ स्थान पर 1728 में दक्कन के सूबेदार निजाम उल मुल्क और बाजीराव के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में निजाम उल मुल्क मराठों के सामने नहीं टिक पाया, क्योंकि एक तो मराठा सेना ही काफी शक्तिशाली थी, दूसरी तरफ बाजीराव भी काफी ज्यादा युद्ध कुशल था, उसके अंदर खुद के अंदर भी बहुत ज्यादा क्षमता थी। तो बाजीराव ने अपनी क्षमता के बल पर दक्कन का जो शक्तिशाली सूबेदार था निजाम उल मुल्क, उसको पराजित कर दिया। पराजित होने के बाद में निजाम उल मुल्क ने मराठों के साथ संधि कर ली। तो 1728 को बाजीराव ने अपनी कुशलता और योग्यता से दक्कन के सूबेदार निजाम उल मुल्क को परास्त कर दिया, उसको युद्ध में हरा दिया। युद्ध में हारने के बाद में निजाम उल मुल्क ने बाजीराव के साथ में एक संधि कर ली। उस संधि को कहते हैं मुंगी शिवगांव की संधि। इस युद्ध में पराजित होने के बाद में दक्कन के सूबेदार ने बाजीराव के साथ में एक संधि कर ली। उस संधि को कहते हैं मुंगी शिवगांव की संधि। मुंगी शिवगांव की संधि, मुंगी शिवगांव की संधि, यह संधि हुई 1728 में। किस किस के बीच हुई आपको पता है, दक्कन के सूबेदार निजाम उल मुल्क और मराठा पेशवा बाजीराव के मध्य में ये संधि हुई। अब इस संधि की शर्तें क्या क्या थी, वो शर्तें हम देख लेते हैं। मुंगी शिवगांव की संधि 1728 में हुई और इस संधि के प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे, प्रमुख शर्तें क्या क्या थी, वो शर्तें हम देखते हैं। तो मुंगी शिवगांव की जो संधि हुई उसके मुख्य रूप से 3 प्रावधान थे। तीनों प्रावधानों को हम यहाँ जानते हैं। पहला प्रावधान था 1728 में संधि हुई। इस संधि की जो प्रमुख शर्तें थी वो 3 थी। इन शर्तों को हम देखते हैं। पहली शर्त है निजाम संभाजी की सुरक्षा की जिम्मेदारी छोड़कर, संभाजी की सुरक्षा की जिम्मेदारी छोड़कर उसको पन्हाला भेज देगा। मुंगी शिवगांव की जो संधि हुई उस संधि की पहली शर्त थी कि निजाम संभाजी की सुरक्षा की जिम्मेदारी छोड़कर उसको पन्हाला भेज देगा। ये संभाजी
मुगलों का, मराठों का विद्रोही था। तो इस युद्ध के बाद निजाम हार गया, उसने मुंगीसीगांव की संधि की, जिसमें पहली शर्त यही रखी गई कि निजाम संभाजी को जो शरण दे रखा है उस शरण को छोड़ देगा, यानी संभाजी की सुरक्षा की जिम्मेदारी को छोड़कर संभाजी को मराठों के हवाले कर देगा। मराठों का जो स्थान था पन्हाला, उस पन्हाला में इसको भेज देगा। तो इस संधि की पहली शर्त यही थी कि निजाम संभाजी की सुरक्षा की जिम्मेदारी छोड़कर उसको पन्हाला भेज देगा। पन्हाला मतलब मराठों के पास भेज देगा। दूसरी शर्त जानते हैं हम, इस संधि की दूसरी शर्त थी मराठों के जीते हुए क्षेत्र व बंदी बनाए गए मराठा सैनिकों को मुक्त कर देंगे। इस संधि की दूसरी शर्त ये थी, दूसरा प्रावधान ये था कि निजाम ने मराठों के जिन जिन क्षेत्रों को जीत लिया था उन सब क्षेत्रों को वापस लौटा देंगे, और युद्ध में जो मराठा सैनिक बंदी बनाए गए थे उन सैनिकों को मुक्त कर देंगे। तो इस मुंगीसीगांव की जो संधि हुई उसकी दूसरी शर्त यही थी कि निजाम मराठों के जीते हुए प्रदेशों को वापस लौटा देंगे, और निजाम के पास में जो मराठा सैनिक बंदी बने हुए हैं उन सैनिकों को वो मुक्त कर देंगे। तो ये दूसरी शर्त थी। तीसरी शर्त या तीसरा प्रावधान था तीसरा प्रावधान था 1719 की संधि के अनुसार निजाम दक्कन में चौथे सरदेशमुखी कर वसूली के अधिकार को मान लेगा। मुंगीसीगांव की संधि की तीसरी शर्त थी कि 1719 की संधि के अनुसार जो तय किया गया था कि दक्कन के क्षेत्रों पर चौथे सरदेशमुखी कर वसूल किया जाएगा, तो निजाम ने ये कह दिया कि मैं 1719 की संधि के अनुसार दक्कन में चौथे सरदेशमुखी कर की जो वसूली का अधिकार उसको मान लूंगा। तो निजाम ने दक्कन क्षेत्र में चौथे सरदेशमुखी कर वसूल करने के अधिकार को मान लिया, और तब से फिर वापस से दक्कन में मराठों द्वारा चौथे सरदेशमुखी कर वसूल किया जाने लग गया। तो ये यानी दक्कन क्षेत्र पर जीत हासिल करना और दक्कन के सूबेदार निजाम उल मुल्क को मुंगीसीगांव की संधि के दौरान ये शर्तें मनवाना, ये बाजीराव प्रथम की बहुत बड़ी सफलता थी। यानी बाजीराव ने 1728 में दक्कन पर आक्रमण किया और उसको जीतकर दक्कन के सूबेदार के साथ एक संधि की, जिसमें मराठों को बहुत ज्यादा सफलता मिली, मराठों को बहुत ज्यादा फायदा मिला। तो ये जानकारी आप ध्यान रखें। अब बाजीराव के जीवन से संबंधित जो अन्य जानकारियां और है
उनको हम देखते हैं। पेशवा बाजीराव से संबंधित अन्य जानकारियों को हम देखते हैं। तो देखो 1737 में अवध का सूबेदार था, ये भी मुगलों के अधीन ही था। अवध का सूबेदार था सयादत खां। 1737 की बात है। अवध का सूबेदार था सयादत खां। यह सयादत खां भी मुगलों के अधीन ही था और अवध पर सूबेदार बना हुआ था, यानी मुगलों की तरफ से अवध पर अपना अधिकार चला रहा था, प्रशासन संभाल रहा था मुगलों की तरफ से। तो अवध का सूबेदार था सयादत खां। इस सयादत खां ने क्या किया कि मराठा सेनापति मराठों का एक सेनापति था जिसका नाम था मल्हार राव होलकर। बाजीराव मराठा साम्राज्य का पेशवा बाजीराव था। तो इस बाजीराव ने अपना सेनापति था मल्हार राव होलकर। इस मल्हार राव होलकर को बाजीराव ने अवध के सूबेदार सयादत खां पर आक्रमण के लिए भेजा। बाजीराव ने अपने सेनापति मल्हार राव होलकर को अवध के सूबेदार सयादत खां पर आक्रमण के लिए भेजा। अब इस मल्हार राव के साथ थोड़े बहुत मराठा सैनिक ही आए थे, यानी मराठा सेना ज्यादा बड़ी नहीं थी। तो सयादत खां ने क्या किया, मुगलों से अधिक सेना मंगवाकर, यानी मुगलों की बड़ी सेना मंगवाकर इस मल्हार राव होलकर को पराजित कर दिया। 1737 में मराठा सेनापति मल्हार राव होलकर को अवध के सूबेदार सयादत खां ने पराजित कर दिया। अब इस विजय से सयादत खां बहुत ज्यादा उत्साहित हो गया। सयादत खां ने, उस समय मराठा काफी शक्तिशाली थे, मराठों को कोई हरा नहीं पाता था। अभी सयादत खां ने क्या, मल्हार राव होलकर यानी मराठा सेनापति को हरा दिया। तो इस बात से सयादत खां बहुत ज्यादा उत्साहित हो गया, उसको बहुत ज्यादा खुशी मिली कि उसने मराठा सेनापति को हरा दिया। तो उसने खुद की बड़ाई में, सयादत खां ने खुद की बड़ाई में एक संदेश दिल्ली भिजवाया। दिल्ली के मुगल राजा के पास में सयादत खां ने संदेश भिजवाया। संदेश इस प्रकार भिजवाया कि मेरे सामने मराठा कुछ भी नहीं है, मराठा चाहे बहुत शक्तिशाली होंगे लेकिन मराठा मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मैंने मराठों को हरा दिया है और मराठों को हराकर मैंने उनको चंबल नदी के दूसरी तरफ खदेड़ दिया है। ये संदेश सयादत खां ने दिल्ली के मुगल बादशाह के पास भिजवाया। तो इस संदेश से दिल्ली का मुगल बादशाह भी काफी ज्यादा खुश हुआ। उसको भी ये लगने लग गया कि मराठा अब कमजोर पड़ गए हैं और मेरे सूबेदार सयादत खां ने उनको चंबल नदी के दूसरी तरफ खदेड़ दिया है, अब वो दिल्ली की तरफ दोबारा नहीं आएंगे। इस बात से दिल्ली का मुगल बादशाह भी काफी ज्यादा खुश हो गया, वो भी मराठों को कमजोर समझने लग गया। जब इस बात की जानकारी बाजीराव तक पहुंची कि सेनापति मल्हार राव होलकर हार गया और मराठों के बारे में सयादत खां ये कह रहा है
कि मराठों को सादत खान ने चंबल नदी के दूसरी तरफ खदेड़ दिया, वो अब दोबारा से दिल्ली पर नहीं आएंगे। तो बाजीराव ने तुरंत ही निश्चय किया कि दिल्ली पर आक्रमण किया जाए। तो इस बात से बाजीराव ने 14 दिन का सफर 14 दिन का सफर मात्र 2 दिन में तय कर लिया। 2 दिन में तय कर लिया। शहादत खां की बात को झूठा साबित करने के लिए शहादत खां ने जो ये कहा था कि मराठों को वो चंबल नदी के दूसरी तरफ खदेड़ चुका है और मराठा अब दोबारा से दिल्ली पर आक्रमण नहीं करेंगे, इस बात को झूठी साबित करने के लिए बाजीराव ने अपनी सेना ली और वो तुरंत दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए चल दिया। 14 दिन का सफर था, जहां से वो चला था वहां से दिल्ली तक पहुंचने में 14 दिन लगते, लेकिन बाजीराव इतनी गति से आगे बढ़ा कि 14 दिन का सफर मात्र उसने 2 दिन में ही तय कर दिया। और 1734 में ये बात कही, उसके 2 दिन बाद ही उसने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, यानी दिल्ली के मुगल बादशाह पर उसने आक्रमण कर दिया। तो मुगल बादशाह निश्चित हो रखे थे कि मराठा तो जा चुके हैं, दिल्ली पर आक्रमण नहीं करेंगे। तो 2 दिन के अंदर ही बाजीराव ने मराठा सेना उठाई और दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। इस बात से मुगल बादशाह घबरा गया और वो अपनी जान बचाने के लिए दिल्ली छोड़कर भागने की योजना बनाने लग गया। अब बाजीराव ने दिल्ली के मुगल बादशाह के पास संदेश भिजवाया। संदेश में बाजीराव ने ये कहा कि दिल्ली पर आक्रमण करने का जो मेरा उद्देश्य है वो दिल्ली को लूटना या दिल्ली पर अधिकार करना नहीं है। मैं तो केवल तुम यानी मुगलों को ये बताना चाहता हूं कि अभी बाजीराव जिंदा है, यानी मराठों को आप कमजोर समझने की भूल कभी मत करना, अभी उसका पेशवा बाजीराव जिंदा है। तो ये चीज बताने के लिए ही मैंने आक्रमण किया है। इस प्रकार का संदेश जब मुगल बादशाह के पास पहुंचा तो उसको थोड़ी बहुत राहत मिली और वो वापस से दिल्ली में ही रुक गया। तो ये भी एक बहुत बड़ी सफलता थी बाजीराव की कि उसने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और वो दिल्ली के शासक को भी दिल्ली छोड़कर भागने पर मजबूर उसने कर दिया। दिल्ली पर आक्रमण करने के बाद में 1738 ईस्वी को बाजीराव वापस दक्षिण की तरफ आ गया और उसने दक्कन के निजाम पर दोबारा आक्रमण कर दिया, दूसरा आक्रमण कर दिया। दिल्ली से लौटने के बाद में बाजीराव ने 1738 में दक्कन के निजाम पर दूसरा आक्रमण कर दिया। इस दूसरे आक्रमण में भी दक्कन का निजाम हार गया, परास्त हो गया और दक्कन के परास्त हो गया। उसके बाद 1740 में सूबेदार पर आक्रमण कर दिया, जिसमें दक्कन का निजाम परास्त हो गया, हार गया। परास्त होने के बाद 1738 में ही दक्कन के निजाम और बाजीराव के बीच में दोबारा से एक संधि हुई। उस संधि का नाम है दोराहा सराय की संधि। तो देखो यहां आप याद रखना कि दक्कन के निजाम के साथ बाजीराव ने 2 संधियां की। एक संधि तो 1728 में हुई जिसको मुंशीगांव की संधि कहते हैं, जिसकी शर्तें हमने जान ली थी। फिर 1738 में बाजीराव ने दोबारा दक्कन के निजाम पर आक्रमण किया। इस युद्ध में भी दक्कन का निजाम परास्त हो गया और निजाम ने वापस से बाजीराव के साथ में एक संधि की। उस संधि को कहते हैं दोराहा सराय की संधि। दोराहा सराय की संधि 1738 में हुई थी और इस संधि की जो सबसे प्रमुख शर्त थी, इस संधि की एक ही प्रमुख शर्त है, उस शर्त को हम देखते हैं। इस संधि का जो प्रमुख प्रावधान बोल दो या शर्त बोल दो, एक ही बात होती है। दोराहा सराय की संधि का जो प्रमुख प्रावधान था वो ये था कि नर्मदा नदी से लेकर
नदी से लेकर चंबल नदी के बीच का क्षेत्र बाजीराव के अधीन रहेगा। तो देखो 1738 में दक्कन के निजाम पर बाजीराव ने दूसरा आक्रमण कर दिया दिल्ली से लौटते ही। इस आक्रमण में दक्कन का निजाम परास्त हो गया और बाजीराव और निजाम के बीच में दोराहा सराय की संधि हुई। दोराहा सराय की संधि ध्यान रखना, दोराहा सराय की संधि 1738 में हुई। इस संधि की प्रमुख शर्त या प्रमुख प्रावधान था कि नर्मदा नदी से लेकर चंबल नदी के जो बीच का क्षेत्र है, ये नर्मदा नदी और ये चंबल नदी, इसके बीच का जो संपूर्ण क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर पहले दक्कन के निजाम का अधिकार था, लेकिन दोराहा सराय की संधि के बाद इस क्षेत्र पर बाजीराव के अधिकार को मान लिया गया। यानी नर्मदा से लेकर चंबल नदी के बीच का जो संपूर्ण क्षेत्र है, इस पर मराठा पेशवा बाजीराव का अधिकार मान लिया गया। तो ये दोराहा सराय की संधि का प्रमुख प्रावधान था। आगे और देखते हैं बाजीराव के बारे में जानकारियां। तो पेशवा बाजीराव से संबंधित अन्य जानकारियां और देखते हैं। दोराहा सराय की संधि के बाद में फिर 1740 में जो दक्कन का सूबेदार था, दक्कन का सूबेदार उसकी मृत्यु हो गई। दक्कन के सूबेदार निजाम उल मुल्क की मृत्यु हुई। निजाम उल मुल्क की 1740 में मृत्यु हो गई और उसका द्वितीय पुत्र नासिर जंग अगला शासक बन गया। में दक्कन के सूबेदार निजाम उल मुल्क की मृत्यु हो गई। उसके स्थान पर उसका द्वितीय पुत्र नासिर जंग शासक बन गया। नासिर जंग ने शासक बनते ही मुगलों का संरक्षण पाकर मराठों के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। यानी वो मराठों से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गया। लेकिन बाजीराव ने ज्यादा समय नहीं गवाया और तुरंत ही 1740 में ही इस नासिर जंग पर भी आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में नासिर जंग भी परास्त हो गया और नासिर जंग ने भी बाजीराव के साथ संधि कर ली। नासिर जंग ने 1719 की जो संधि थी, उस संधि की जो शर्तें थी, 1719 की संधि की शर्तों को स्वीकार कर लिया। तो देखो नासिर जंग ने दक्कन का सूबेदार बनते ही मुगलों का सहयोग पाकर मराठों का विद्रोह करना शुरू कर दिया। लेकिन बाजीराव ने ज्यादा समय नहीं गवाया और उसने तुरंत ही नासिर जंग पर आक्रमण कर दिया। नासिर जंग को 1740 में हरा दिया। हराकर नासिर जंग ने भी बाजीराव के साथ में संधि कर ली। संधि में ये तय हुआ, संधि हुई 1740 में, और संधि में ये तय हुआ कि नासिर जंग ने 1719 की संधि की जो शर्तें थी, 1719 की संधि की शर्तें आप पहले जान चुके हो। तो नासिर जंग ने 1719 की संधि की जो शर्तें थी, उन सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया और भविष्य में कभी भी मराठा साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह नहीं करने का वचन दिया। तो इस प्रकार बाजीराव ने 1740 में दक्कन के नए सूबेदार को भी अपने अधीन कर लिया।
तो ये बाजीराव की अपनी जीवन की बहुत बड़ी सफलताएं थी। इसके बाद 8 मई 1740 को 8 मई 1740 को नर्मदा नदी के किनारे रावर स्थान पर बीमारी के कारण बाजीराव की मृत्यु हो गई। तो देखो 8 मई 1740 को नर्मदा नदी के किनारे रावर नाम का स्थान है। इस स्थान पर बाजीराव की एक बीमारी की वजह से अचानक मृत्यु हो गई। तो 8 मई 1740 को रावर नामक स्थान जो नर्मदा नदी के किनारे हैं उस पर बीमारी की वजह से अचानक मराठा साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली पेशवा बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। तो बाजीराव प्रथम अपने समय का संपूर्ण भारत में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था, जिसने मुगलों को और अन्य जो मुस्लिम शासक थे उन सबको परास्त करके उनके क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था और मराठा साम्राज्य की सीमाओं को भारत के एक बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला दिया था। मराठा साम्राज्य में जितने भी पेशवा हुए उन सभी पेशवाओं में पेशवा बाजीराव प्रथम सबसे शक्तिशाली पेशवा हुआ था, जिसने मराठा साम्राज्य की शक्ति को अपने चरम शिखर पर पहुंचाया। यानी मराठा साम्राज्य को उसने संपूर्ण भारत के क्षेत्रों में फैला दिया था। बाजीराव प्रथम के समय भारत के संपूर्ण राजा महाराजा मराठों के सामने नतमस्तक हो चुके थे। मराठों से वो कभी भी विद्रोह करने की सोच नहीं रखते थे, क्योंकि मराठों का जो प्रमुख था वो बाजीराव प्रथम था, जो अपनी शक्ति और कुशलता के बल पर संपूर्ण भारत के क्षेत्रों पर अपने मराठा साम्राज्य की